अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। मैं सर स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ जी। सर आप थोड़ी सी ना आहिस्ता बोलिएगा। मतलब आप ना पहले बहुत ज्यादा तेज तेज बता रहे थे, तो थोड़ी सी बस आहिस्ता स्पीड रखिएगा। ओके, ऑल राइट, आई विल ट्राई टू मैनेज। ओके सर। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पॉइंट्स स्टडी किए हैं, मैं ज़रा उनको सम अप कर देता हूँ। फर्स्ट, वी हैव एनालाइज्ड व्हाई वी नीड टू स्टडी development economics as a separate discipline. What is the scope or need for development economics? डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को हम स्टडी करते हैं, उस सब्जेक्ट की क्या नीड है, क्या उसका स्कोप है, क्यों उसे सेपरेट डिसिप्लिन स्टडी करते हैं। इन इनकी रीजंस को हमने एनालाइज किया। हाउ पीपल लिव्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड कंट्रीज, इनको एनालाइज किया, विच प्रोवाइड्स द रैशनल फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। देन वी हैव defined the concept of economic growth and traditional views about economic development. According to the definition of development economics in 1970s, when development economics came to be redefined in terms of reduction in poverty, income inequality, and unemployment. Now, हम इस डेफिनेशन के प्रोसेस को मज़ीद एक्सटेंड करते हैं। प्रोफेसर अमृता सेन's contribution in the concept of economic development. बेसिकली ये जो कंट्रीब्यूशन है, इसको 20th सेंचुरी बोले, करंट कंट्रीब्यूशन है, यही इसकी डेफिनेशन करंट चलेगी। प्रोफेसर अमृता सेन इज द नोबेल प्राइज होल्डर इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इन 1998। इनका एक रीजनेबल कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। He presented the entitlement approach, capabilities approach, and freedom approach towards economic development. Or you can say that in order to elaborate the concept of economic development, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन करने के लिए इन्होंने बहुत सारी अप्रोचेस जो है वो प्रेजेंट की हैं। हम इनको कुछ यही कह सकते हैं कि हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में नहीं कहेंगे, हम ब्रीफली हम इनको स्टडी करेंगे, क्योंकि इनकी हर अप्रोच पे एक अलग बुक लिखी हुई है। मतलब एंटाइटलमेंट अप्रोच है, उस पर कंप्लीट बुक है। कैपेबिलिटी अप्रोच है, उस पर कंप्लीट बुक है, और शायद एक से ज़्यादा बुक्स हों। और इसी तरह फ्रीडम ऑफ चॉइस है, तो उन पे भी जो है बहुत मटेरियल मौजूद है। तो हम इनको ब्रीफली थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने जो है वो फाइनल डेफिनेशन की तरफ हम जाएंगे इनके ज़रिए। Entitlement, basically, what is entitlement? How entitlement approach help to study the concept of development economics? How entitlement approach helps to understand the concept of development economics? ये हम देखते हैं कि किस तरीके से entitlement approach जो है वो हमें help करता है to understand the concept of development economics. First, what is entitlement? Entitlement is the ability of people to command food through the legal means available in the society, including the use of production possibilities, trade openness, and other methods of acquiring basic necessities. बेसिकली एंटाइटलमेंट अप्रोच जो है वो वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को कुछ इस तरीके से डिफाइन करता है कि जो बेसिक फूड आइटम्स हैं उनकी प्रोविजन होनी चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। एंटाइटलमेंट अप्रोच कंसंट्रेट्स ऑन
A person does not have the ability to command enough food to eat, clothes to wear and shelter for living. सन 1981। प्रोफेसर अमृता सेन कहता है कि एंटाइटलमेंट अप्रोच जो है वो कंसंट्रेट करती है कि आपको खाने को फूड मिल रही है या नहीं, पहनने को कपड़े मिल रहे हैं या नहीं, शेल्टर रहने को मिल रहा है या नहीं, ये इन पे बेस करती है। दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट। द एंटाइटलमेंट अप्रोच रेफर टू द सेट ऑफ all possible combinations of all the goods and services which are necessarily required by a person by utilizing all of its resources available। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर हम उनको यूटिलाइज करते हुए अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि ये एंटाइटलमेंट अप्रोच है कि हम उन बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और आप ये कह सकते हैं कि अगर एंटाइटलमेंट फेलियर होती है, एंटाइटलमेंट फेलियर का मतलब है कि अगर हम अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पाते, तो ये हमें फेमाइंस एंड स्टारवेशन की तरफ ले जाएगी। फेमाइंस एंड स्टारवेशन की तरफ ले जाएगी, मतलब कहत और जो भूख से लोग मरते हैं उसकी तरफ ले जाएगी अगर एंटाइटलमेंट फेलियर होती है। ये कहता है प्रोफेसर मिर्ता सेन। Famine and starvation are the conditions when people are destitute and not receiving adequate food to eat। जब हम मुनासिब फूड खाने को नहीं हमें मिलती, तो ये मतलब कहत जिसे कहते हैं आप, ये वो कंडीशन है। तो अगर एंटाइटलमेंट फेलियर होती है तो हमें ये इस तरफ ले जाएगी। Therefore, the entitlement approach examined the availability of basic needs which is indirectly related to the condition of poverty। बेसिकली क्या है, एंटाइटलमेंट अप्रोच जो है वो हमारी अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नीड्स को एनालाइज करती है, और इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि ये पॉवर्टी को एनालाइज करती है। सन 2009 एग्रीड दैट इनकम इनइक्वालिटी इज only justified if it benefits directly to the poor। इनकम इनइक्वालिटी क्या है? इनकम इनइक्वालिटी ये है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, कि पुअर बहुत पुअर है और रिच बहुत ज्यादा रिच है। ये इनकम इनइक्वालिटी है। कहता है ये जो इनकम इनइक्वालिटी है, ये पुअर को सिर्फ इसी सूरत में फायदा दे सकती है, इसको हम सिर्फ इस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये पुअर को फायदा दे। और ये कैसे हो सकता है कि इनकम इनइक्वालिटी पुअर को फायदा दे? उसके पीछे थ्योरी ये है कि अगर रिच ज्यादा रिच हो जाएगा, वो एक इंडस्ट्री से 2 इंडस्ट्रीज बना लेगा, 2 से 3 बना लेगा, तो वहां पे काम किसने करना है? वहां पे काम किसने करना है? वहां पे काम पुअर नहीं करना है, लेबर नहीं करना है। तो अगर तो ये थ्योरी इंप्लीमेंट होती है, तो फिर हम इनकम इनइक्वालिटी को जस्टिफाई कर सकते हैं। सो इनकम इनइक्वालिटी इज ओनली जस्टिफेबल if it benefits directly to the poor। Furthermore, once a person is born, state is responsible to provide entitlement for growth to make human functional। प्रोफेसर अमृता सेन के मुताबिक अगर कोई शख्स पैदा हो जाता है तो उसके लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबल है कि वो उसको एंटाइटलमेंट प्रोवाइड करे। एंटाइटलमेंट प्रोवाइड करने का मतलब है कि उसे बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करे, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो प्रोवाइड करें, टू मेक ह्यूमन फंक्शनल, ताकि वो बाद में आपको जो है वो प्रोडक्टिविटी दे। नेक्स्ट इज कैपेबिलिटी अप्रोच presented by Professor Amrita Sen in order to understand the concept of economic development। The second is capability approach as presented by Professor Amrita Sen in order to understand the concept of economic development। 1998 में नोबेल लॉरेट बने थे प्रोफेसर अमृता सेन। कैपेबिलिटी अप्रोच बेसिकली क्या है? कैपेबिलिटी अप्रोच ये कहती है कि हम पॉवर्टी या अंडर डेवलपमेंट को सिर्फ इनकम की मदद से जज नहीं कर सकते।
Professor Mitasan argues that poverty cannot be properly measured by income. हम सिर्फ इनकम पे डिपेंड नहीं कर सकते, बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, अदर डाइवर्सिटीज हैं, अदर डिस्पैरिटीज हैं जो पुअर को पुअर स्टेट में रखती हैं, जो हमें अंडर डेवलपमेंट की कंडीशन में रखती हैं। दोबारा बोलता हूं, कैपेबिलिटी अप्रोच टूवर्ड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बेसिकली प्रोफेसर मित्रा सर ने कैपेबिलिटी अप्रोच प्रेजेंट की इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ ब्रॉडर वे। कैपेबिलिटी अप्रोच कहती है कि पॉवर्टी सिर्फ इनकम की पॉवर्टी नहीं होती, अगर इनकम से हटकर और भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं, अगर वो डाइवर्सिटीज प्रिवेल करती हैं तो इट मींस यू आर पुअर, you are under the state of underdevelopment, you are living in the state of underdevelopment। अगर वो डिस्पैरिटी, इवन आपकी इनकम टारगेट लेवल को अचीव कर रही है, आपकी इनकम टारगेट लेवल को अचीव कर रही है, आप पॉवर्टी में नहीं मौजूद, आप पॉवर्टी लाइन से एक्सीड कर रहे हैं, तो अगर ये डिस्पैरिटीज मौजूद हैं तो यू आर इन द स्टेट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, यू आर इन द स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यू आर अंडर द कंडीशन ऑफ पॉवर्टी। वो 5 तरह की डिस्पैरिटीज इन्होंने जो है वो एक्सप्लेन की हैं। डिस्पैरिटीज समझते ना, डिफरेंसेस आप कह लें, जैसे जिस तरह डिफरेंसेस होते हैं ना, उसको डिस्पैरिटीज बोलते हैं। इस सेंस में हम, जैसे मैं उर्दू लफ्जी मीनिंग में नहीं मेरे ध्यान में आ रहा कि क्या कहेंगे, जैसे किसी का राइट ना मिलना, ना इंसाफी सी होना, ये डिस्पैरिटीज कहलाती हैं। 5 तरह की डिस्पैरिटीज जो है कैपेबिलिटीज अप्रोच में एक्सप्लेन की गई। फर्स्ट है पर्सनल हेट्रोजिनिटीज, सच एज दोज कनेक्टेड विद डिसेबिलिटी, इलनेस, एज, जेंडर। मतलब जेंडर डिस्पैरिटी आ जाती है, एज डिस्पैरिटी आ जाती है, या डिसेबिलिटी डिस्पैरिटीज आ जाती है। मतलब जिस जेंडर डिस्पैरिटी से आप सब लोग वेल अवेयर हो, इसी तरह एज डिस्पैरिटी भी है। मतलब किसी भी मामले में जब एज रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगा, इतनी से एज, इतनी एज वाले जो हैं ये इस काम के लिए एलिजिबल हैं, ये एज डिस्पैरिटी बन जाती है। सेकंड वन इज एनवायरमेंटल डाइवर्सिटीज, such as heating and clothing requirements in the cold, infectious diseases in the tropics, and the impact of pollution। ये अगर आपको डिस्पैरिटीज मिल रही हैं कि कहीं पे अच्छा एनवायरनमेंट है, कहीं पे अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, कहीं पे हीटिंग क्लॉथिंग प्रॉब्लम है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे कोल्ड एनवायरनमेंट है तो कहीं पे जो है वो आप कह लें कि हीटिंग एनवायरनमेंट है, कहीं पे कुछ इन्फेक्शियस डिजीज हैं तो उनकी आपको बाकायदा आप कह लें कि वैक्सीन प्रोवाइड नहीं की जा रही है, इस तरह की मामला, तो ये कहलाती हैं एनवायरमेंटल डिस्पैरिटीज। अगर ये कंडीशन है तो यू आर इन द स्टेट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। थर्ड वन इज वेरिएशन इन सोशल क्लाइमेट, सच एज प्रेवलेंस ऑफ क्राइम एंड वायलेंस, सोशल कैपिटल। क्राइम हो, वायलेंस हो रही हो, और उसमें भी डिस्पैरिटीज हैं। मतलब कोई रिच अगर कोई क्राइम कर लेता है तो उसको पनिश ना किया जाए, पुअर कोई क्राइम कर ले तो उसको पनिश किया जाए, ये भी डिस्पैरिटीज है। लोन लेना है आपने तो वो रिच को और लोन देते जा रहे हैं, पुअर को लोन नहीं दे रहे, ये भी एक कैपिटल डिस्पैरिटी है। तो अगर इस तरह की डिस्पैरिटीज मौजूद है। फोर्थ नंबर पे है डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द फैमिली। इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स मेजर incomes received in a family, family dependency, family resources may be distributed unevenly, as when girls get less medical attention or education than boys। ये है विद इन द फैमिली डिस्पैरिटीज। हमारी फैमिलीज के अंदर डिस्पैरिटीज मौजूद होती हैं कि जो फैमिली की रिसोर्सेज है उसको अनइवनली डिवाइड कर दिया जाता है, या एजुकेशन के मामला आते हैं तो कहते हैं लड़के को पढ़ा लेते हैं, लड़की को रहने देते हैं, इतने पैसे लड़की पे क्या लगा करने हैं। बलोचिस्तान का लिटरेसी रेट आप कभी उठा के देखें कितना है, फीमेल लिटरेसी रेट, बलोचिस्तान का फीमेल लिटरेसी रेट देखें तो अंदाजा होगा आपको। या मेडिकल अटेंशन जहाँ लिखा हुआ है, तो शायद हमारे इर्द गिर्द ऐसा ना पाया जाता हो,
लेकिन अगर थ्रू आउट द पाकिस्तान, थ्रू आउट द डेवलपिंग कंट्री देखें तो ये बहुत ज्यादा है। तो विद इन द फैमिली डिस्पैरिटीज मौजूद है। फिफ्थ डिफरेंस इन रिलेशनल पर्सपेक्टिव्स, रिलेटिव पॉवर्टी। मेरे फलां रिश्तेदार के पास जो है वो गाड़ी है, तो फलां के पास नहीं है, तो मेरे पास नहीं है, और ये एटसेट्रा इस तरह के, ये कहलाती है रिलेटिव पॉवर्टी। तो अगर ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ये डिस्पैरिटीज एग्जिस्ट करती हैं, इवन कि अगर आपकी इनकम जो है वो कह रही है कि यू आर नॉन पुअर, मोर देन $2 डे आप इनकम अर्न कर रहे हैं या उससे भी ज्यादा अर्न कर रहे हैं, लेकिन अगर ये डिस्पैरिटीज आपकी इकोनॉमी में, आपकी कंट्री में मौजूद है, सो यू आर इन द स्टेट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। बाय दिस वे कैपेबिलिटी अप्रोच एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Capabilities are the various combinations that people require to contribute in economic activities, and state is responsible to enhance these capabilities and to reflect the people's freedom by focusing on good governance and quality of institutions. ये सारा काम हो कैसे सकता है, ये डिस्पैरिटीज को खत्म कैसे कर सकते हैं? इनको खत्म कर सकते हैं बाय फोकसिंग ऑन गुड गवर्नेंस एंड क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन। क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन को इंप्रूव करके, गवर्नेंस को इंप्रूव करके हम इनको अचीव कर सकते हैं। द कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैपेबिलिटी अप्रोच एज प्रेजेंटेड बाय प्रोफेसर अमृता सेन is its focus on what people are effectively able to do and their access to job। कि आप ये सारी डिस्पैरिटीज जितनी कम होगी उतनी आप में कैपेबिलिटी ज्यादा होगी। ये डिस्पैरिटीज जितनी कम होगी उतनी ही आप में कैपेबिलिटी ज्यादा होगी टू एक्सेस जॉब। द इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ फंक्शनिंग डिस्क्राइब्ड बाय Sen 1990 are like people's asset, their access to schooling and good health and equitable per capita income। Capability approach concerned with the freedom to achieve well-being, to ensure well-being in terms of people capabilities। Now we are moving towards the recent definition of economics, which was presented by Professor Amrita Sen। अमृता सेन ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन किया है? अमृता सेन ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तीन कोर वैल्यूज की मदद से डिफाइन किया। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अमृता सेन, देयर आर 3 कोर वैल्यूज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। There are 3 basic components or practical guidelines for understanding the inner meaning of development। These core values are life sustenance, self-esteem, freedom of choice। तीनों को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या कोर वैल्यूज कहती हैं। फर्स्ट वन इज लाइफ सस्टेनेंस, द एबिलिटी टू मीट बेसिक नीड्स। हम जो पीछे पढ़ते आ रहे हैं ना डेवलपमेंट की डेफिनेशन में, वो सारे पॉइंट्स उसने लाइफ सस्टेनेंस में डाल दिए हैं। मतलब जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, पहले 3 थी अब 5 हो गई, एक्सटेंड कर दिया। फूड, क्लॉथ, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन, यहां पे प्रोटेक्शन भी मेंशन है साथ में। ऑल पीपल हैव सर्टेन बेसिक नीड्स without which life would be impossible। These life sustaining basic human needs include food, clothes, shelter, health and protection। When any of these is absent or in short supply, this will be a condition of absolute underdevelopment। तो लाइफ सस्टेनेंस में मतलब सस्टेनेंस का मतलब है sustenance means the basic goods and services such as food, clothing, shelter that are necessary to sustain an average human being at the bare minimum level of living। आप ये कह लेना कि गुजारा करना, कि जो गुजारा करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए हमें, फूड की, क्लॉथ की, शेल्टर की, हेल्थ की या एजुकेशन की, गुजारा करने के लिए है मिनिमम, बेयर मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग गुजारा करने के लिए चाहिए, उसे हम सबसिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर हमारी ये सारी चीजें बेसिक नेसेसिटीज
पूरी हो रही हैं तो फिर ये लाइफ सस्टेनेंस जो है वो एग्जिस्ट करेगी। अगर इनमें से कोई एक पॉइंट भी फुलफिल नहीं हो रहा तो हम कहेंगे कि लाइफ सस्टेनेंस पहला पॉइंट ही पूरा नहीं है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये फर्स्ट कोर वैल्यू है लाइफ सस्टेनेंस। और ये जो दूसरी है वो है सेल्फ एस्टीम, टू बी अ पर्सन, हर पर्सन की सेल्फ रिस्पेक्ट हो। सेल्फ रिस्पेक्ट इन अ सेंस दैट कि ऐसा ना हो कि आप किसी और के हाथों यूज हो रहे हो, ऐसा ना हो कि आपके साथ कोई इस्तेहसाल हो रहा हो, आपकी आवाज सुनी जाए। ऐसा नहीं है कि आपका राइट कोई और ले जाए, अगर ले गया है तो आपकी आवाज जो है वो सुनी जाए, आपको इंसाफ मिले। ये है सेल्फ रिस्पेक्ट। A second universal component of the good life is self-esteem, a sense of worth and self-respect, of not being used as a tool by others for their own ends. The feeling of worthiness that a society enjoys when its social, political, economic systems and institutions promote human values such as respect, dignity, integrity and self-determination. हमारे सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिस्टम जो है, हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ह्यूमन वैल्यूज को प्रमोट करें। जब ह्यूमन वैल्यूज प्रमोट होंगी बाय गिविंग रिस्पेक्ट, डिग्निटी, इंटेग्रिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो हम कहेंगे ये सेल्फ एस्टीम है। अगर वो पीछे वाली सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं तो जिस तरह वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसी तरह ये भी कोर वैल्यू है। ये तीन कोर वैल्यू इक्वल वेटेज रखती हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इनका फुलफिल होना जरूरी है। एंड द थर्ड कोर वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज फ्रीडम ऑफ चॉइस। चूज करने की आजादी हो आपके पास, क्या चूज करना है। आप शॉपिंग करना चाहते हो, देयर मस्ट बी लॉट ऑफ चॉइसेस अवेलेबल। कंज्यूमर मस्ट बी द किंग ऑफ द मार्केट। आपके पास कम पैसे हैं, उस कम पैसों के साथ भी चॉइसेस अवेलेबल हो, ज्यादा पैसे हैं उसके साथ भी चॉइसेस अवेलेबल हो। जैसे अब है मोबाइल फोन, कम पैसों का परचेज करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, ज्यादा पैसों का करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। वैरायटी ऑफ कैरियर अवेलेबल हो, वैरायटी ऑफ एजुकेशन फील्ड अवेलेबल हो। आपके पास चॉइसेस हो, एजुकेशन में जाना चाहते हैं उसके पास चॉइसेस हो, जॉब करना चाहते हैं उसके लिए चॉइसेस हो, गाड़ी परचेज करना चाहते हैं उसके लिए चॉइसेस हो। तो ये है फ्रीडम ऑफ चॉइस। A situation in which society has its disposal a variety of alternatives from which to satisfy its wants, and individuals enjoy real choices according to their preferences. ये तीन कोर वैल्यूज जो है ये मिलाकर जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन करती हैं। इन तीनों कोर वैल्यूज की मदद से जो है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव डिजाइन किए गए हैं और यही डेवलपमेंट की डेफिनेशन कहलाते हैं बाय प्रोफेसर अमृता सेन। ये वही तीन पॉइंट्स हैं, यहाँ पे लाइनों की सूरत में लिखे हैं, सेंटेंस की सूरत में लिखे हैं। टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी एंड वाइडन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेसिक लाइफ सस्टेनिंग गुड्स सच एज फूड, शेल्टर, हेल्थ एंड प्रोटेक्शन। To raise levels of living, including in addition to higher incomes, the provision of more jobs, better education, and greater attention to cultural and human values, all of which will serve not only to enhance material well-being of individual and national self-esteem as well, to expand the range of economic and social choices available to individuals and nation. तो ये तीन कोर वैल्यूज हैं जिनकी मदद से हमने ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिफाइन किए हैं, विच डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अ ब्रॉड वे। तो जिस तरह मैंने कहा कि एक प्रोसेस है जिसमें इंप्रूवमेंट आती रहती है। हम कहाँ पे प्रिवेल कर रहे हैं, हम शायद लाइफ सस्टेनेंस की वाली रिक्वायरमेंट भी फुलफिल ना कर रहे हो अभी। तो जिस तरह मैंने कहा कि ये एक प्रोसेस है, ऑब्वियसली ये तो नहीं है कि कंट्री डेवलप्ड हो गया, उसकी हाई इनकम हो गई है तो वो आगे रिसर्च करना छोड़ दे, वो आगे बढ़ना छोड़ दे, ऐसा नहीं है ना। आप रिचेस्ट पर्सन को देख लें, क्या वो मजीद आगे बढ़ने के लिए एफर्ट नहीं कर रहे? क्या वो मजीद वेलफेयर गेन करने की कोशिश नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हैं, आगे लगे हुए। इसी तरह कंट्रीज डेवलप्ड होने के बाद
मतलब हाई इनकम होने के बाद भी फर्दर वो वेलफेयर गेन करने की स्ट्रगल में लगे रहते हैं, वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को रीड करते हैं। तो ये डेफिनेशन जो है एडवांस डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है कि सिर्फ इनकम का फुलफिल होना जरूरी नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट हो, लॉट ऑफ चॉइसेस अवेलेबल हो, ये सारी चीजें हो। और ये कैसे होंगी? ये क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन को इम्प्रूव करने से होंगी, गुड गवर्नेंस से होंगी। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें मुझसे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं।